बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स हमने देखा होती जा रही है। ओडीआई सीरीज़ जो थी वो पोस्टपोन होगी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की। अब जून में दोबारा जो है उनका दौरा रिस्केड्यूल होगा। और उस हवाले से एशेज़ सीरीज़ की भी बात करें, 2-0 से बरतरी हासिल है और ऑस्ट्रेलिया बड़ा आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है, इस पर भी आज बात करेंगे। उसके हवाले से हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात कर लेते तो इस साल के हाईएस्ट रन गेटर भी बने और क्या खूबसूरत उन्होंने अपनी क्रिकेट के अंदर इनोवेशन लेके आए, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। बाबर आजम भी दोबारा ओडीआई में तो नंबर 1 थे, T20 में भी डेविड मलान के साथ पहले नंबर पर आ चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी कुछ डिस्कस करने हैं, ख़ासतौर पर मेनली PSL के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। 27 जनवरी से PSL का आगाज़ भी हो रहा है। इस पर बात करने के लिए मैंने कहा काफ़ी क्रिकेट की डिस्कशन है, तो गेस्ट भी आपको पता है हमारे साथ हर दफ़ा नए शो में नया गेस्ट लेके आते हैं, तो बड़े ही स्पेशल है। इनका जो तारफ़ की अगर बात करें तो ओबियसली स्पोर्ट्स एनालिस्ट तो हम इनको जानते ही हैं, लेकिन इनको स्टैट्स मास्टर भी कहा जाता है कि जो स्टैटिस्टिक्स इनके पास हैं शायद वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मेरे साथ शो में मौजूद है द वन एंड ओनली मज़हर अरशद। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, बहुत शुक्रिया आप आए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। नहीं बिल्कुल, इट्स रियली ऑनर फॉर अस। मज़हर भाई, क्रिकेट पे तो जैसे मैंने इंट्रो में 5-6 चीज़ें कही, इन पे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा भी टाइम हुआ तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा आपके वाले से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि क्रिकेटर तो बनते ही हैं सारे, बट क्रिकेट एनालिस्ट बनना और इस तरह का पैशन और ये स्टैट्स की जैसे मैंने बात की, आपकी असल रिकग्निशन जो है वो स्टैट्स है। तो कभी भी जैसे PSL ड्राफ्ट सब लोगों ने देखा होगा और आपका चेहरा हमें नज़र आया, और कंटिन्यूसली जिस तरह आप वर्बल स्टैट्स बताते हैं और हर चीज़ मेमोराइज है, थोड़ा सा अपने इस जर्नी के हवाले से शेयर करें। देखें, जर्नी ऐसे है कि ऑब्वियसली सब आपको पता है कि हर बंदे की ख्वाहिश यही होती है कि वो क्रिकेटर बने। ठीक। तो लेकिन मुझे थोड़ी देर में आइडिया हो गया था कि मैं नहीं बन सकता। तो मैं फिर मीडिया की तरफ आया, मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा। तो क्रिकेट के आर्टिकल्स मैंने काफ़ी लिखे इंटरनेशनल वेबसाइट्स के लिए, और उसमें जो मेरा ज़्यादा फोकस होता था वो नंबर्स के ऊपर होता था। यानी कि अगर मैं कोई आर्टिकल लिख भी रहा हूँ तो मैं प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है वो इन टर्म्स ऑफ डेटा एंड नंबर्स जो है उसको मैं डिस्कस करता था। ठीक। तो उसको देखते हुए मेरे कुछ दोस्त थे, तारिक सईद पाकिस्तान के बड़े मारूफ कमेंटेटर भी हैं उर्दू के, तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे, उन्होंने मुझे इस फील्ड में काफ़ी गाइड भी किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना वो स्टैट्स की तरफ आएँ। अच्छा। तो फिर मैं जो है ट्विटर के ऊपर मैंने कुछ लोगों को अप्रोच किया जो कि इस चीज़ से मुंसलिक थे, तो वहाँ पे मुझे फिर टीवी ब्रॉडकास्ट में आने का मौका मिला। तो बस 2013 में मैंने फर्स्ट टाइम टीवी के साथ काम किया था 10 स्पोर्ट्स के, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी जो शान मसूद का टेस्ट डेब्यू था जी। तो अब तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, तो बस उसके साथ ही है। क्योंकि हमने जैसे जानते हैं कि आप तमाम कमेंटेटर को स्टैट्स प्रोवाइड करते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि आप एज एनालिस्ट भी बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ड्राफ्ट के अंदर बात करें तो हमने जिस तरह आपने तमाम वो स्टैट्स बताए तो बड़ी वो एक ज़बरदस्ती की इतनी मेमोरी के लिए वैसे क्या करते हैं, कोई बादाम शाम स्पेशल खाते हैं? नहीं, बादाम तो बल्कि जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बू मुझे बड़ा कहा करते थे कि इस तरह की चीज़ें खाया करो। आपको पता है कि हमारी जो देसी फैमिलीज हैं उनमें ऐसा काफ़ी जो है पेरेंट्स की तरफ से भी कि जी फलां चीज़ खानी है, ये करना है। तो आई थिंक नेचुरल है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है कि कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। सही। तो बस ये है कि वो मेमोरी जो है वो क्रिकेट में काम आ गई। और जिस तरह आपने ड्राफ्ट का कहा, आई थिंक उसमें तो एक पूरी टीम एफर्ट थी जी। जिस तरीके से फ़खर आलम ने, मेरा ख्याल है कि उस शो को जो है सारा कंडक्ट किया, और बाकी भी जो टीम थी उसके पीछे जो डायरेक्टर्स थे, अदनान मलिक हो गए, हुमायूं नज़ीरी, सारे। तो आई थिंक PCB की जो टीम थी, वो ड्राफ्ट जो सक्सेसफुल होना है वो सारी PCB की जो एक प्रोडक्शन है वो जो है वो सारी थी। तो बस उन्होंने मुझे मौका दिया तो लोगों को काम पसंद आया। नहीं माशाल्लाह, हम सारे आपके काम के एडमायरर हैं। अच्छा, स्टार्ट PSL से ही कर लेते हैं। PSL में इस दफ़ा हमने देखा कि पहले होता था कि जो प्लेयर्स की कैटेगरीज डिफ़ाइन की जाती थी वो फ्रेंचाइज करती थी, बस इस फर्स्ट टाइम कि PCB ने ये अपने पास खुद कंट्रोल लिया। रादर हम कहना चाहिए कि जो नए चेयरमैन है रमीज़ राजा, उन्होंने ये अपने पास एंटिटी रखी और उन्होंने कैटेगरी को डिफ़ाइन किया। इसमें हमने देखा काफ़ी प्लेयर नाराज़ भी हुए। पहले मोहम्मद आमिर की हमने ट्वीट देखी, फिर उसके बाद जैसे कामरान अकबल की बात करें वो नाराज़ हुए। तो आप इसको पहले इटसेल्फ कैसे देखते हैं कि ये डिसीजन PCB के पास होना चाहिए या फ्रेंचाइज के पास होना चाहिए, और अगर प्लेयर नाराज़ हो रहा है तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसमें पहले भी जो कैटेगरीज डिफाइन होती थी उसमें फ्रेंचाइज की ऑब्वियसली इनपुट होती थी, लेकिन जो सेलेक्टर्स होते थे उनकी भी इनपुट होती थी, सिर्फ फ्रेंचाइज नहीं होती थी। तो आई थिंक अभी भी कोई ज़्यादा जो है वो चीज़ चेंज नहीं हुई। बाकी कुछ देखें वक्त के साथ साथ है। अब आप देखें कि अगर शाहीन अफरीदी जो है वो प्लैटिनम में आ रहा है, हारिस रऊफ अगर प्लैटिनम का प्लेयर बन रहा है, तो किसी ने तो वो जगह खाली करनी है। मतलब कि आप सारे प्लेयर्स को तो प्लैटिनम में पिक नहीं कर सकते। और अगर वो कोई प्लेयर प्लैटिनम में आ भी जाए, आप देखें कि कामरान अकमल की जो कैटेगरी है उनको नीचे जाके पिक किया गया है, वो अपनी जो उनकी ओरिजिनल कैटेगरी थी उसमें पिक नहीं हुए। आप प्लैटिनम में
3 प्लेयर से पिक कर सकते हैं और एक उनमें से ओवरसीज है। तो आई थिंक लिमिटेशंस हैं। ये तो है कि अगर फ्यूचर में कोई टीम ज़्यादा हो जाएं, 7 टीम्स की तरफ अगर आप चले जाएं या 8 टीमों की तरफ अगर आप चले जाएं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मजीद प्लेटिनम प्लेयर्स मिले। लेकिन आई थिंक अभी जिस तरीके से हमारा इमर्जिंग टैलेंट ऊपर आ रहा है, अब आप देखेंगे आसिफ अली भी प्लेटिनम हो गया, तो वो ऑब्वियसली वो जगह तो किसी ने खाली करनी थी। अगर वो मतलब कि लेट्स से अगर शोएब मलिक या हफीज अगर ये प्लेटिनम में भी होते, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्लेटिनम में पिक ना होते और फिर ये नीचे, जिस तरह कामरान अकमल के साथ हुआ कि उनकी कैटेगरी डिमोट होती गई। तो आई थिंक वो ज्यादा जो एक प्लेयर के लिए बुरा है। ये भी हमें व्यूअर्स को आप क्लियर कीजिएगा, कई लोगों को ये समझ नहीं आ रही, वो समझ रहे थे कि अगर कोई प्लैटिनम या गोल्ड में है तो उसी में पिक होगा। तो ये भी जरा बताइए कि नहीं होता तो कई प्लेयर्स हैं जब वो ड्राफ्ट में एंटर होते हैं तो वो पहले बता देते हैं कि हम प्लैटिनम के प्लेयर हैं, लेकिन अगर हम प्लैटिनम में पिक नहीं होते तो आप हमें डायमंड में या गोल्ड में डिमोट करके वहां पे पिक कर सकते हैं। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने प्लैटिनम में ही पिक होना है, अगर हम वहां पे पिक ना हुए तो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो अपनी जो सैलरी ब्रैकेट है उससे नीचे नहीं आते। तो आई थिंक वो ज्यादा एक प्लेयर के लिए इंसल्टिंग है कि वो प्लैटिनम में हो और वो डिमोट होकर जो है सिल्वर में चला जाए। इस वजह से बेहतर आई थिंक यही था कि आपने वो प्लेयर्स जिनका के पॉसिबिलिटी थी कि वो डायमंड में पिक होंगे, आपने उनको डायमंड में कर दिया। तो मुझे तो इसमें कोई ज्यादा कोई खराब चीज इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं, जो जैसे कामरान अकमल का स्टांस था या दूसरे कुछ प्लेयर्स का था कि हम इस कैटेगरी में नहीं खेलेंगे, तो वो आप समझते जस्टिफाइड है? या जैसे रमीज राजा की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो उन्होंने कहा कि एज के साथ या वक्त के साथ आपकी वो फॉर्म या सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता, डिक्लाइन आना ही आना है। तो या उस स्कूल ऑफ थॉट को आप ज्यादा हामी देखें, ये बिल्कुल ठीक बात की है रमीज भाई ने, क्योंकि आप ये देखें कि जो कामरान अकमल हैं वो पीएसएल के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं। उनकी जो सर्विसेज हैं आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। उनकी 3 सेंचुरीज हैं पीएसएल में। पेशावर ज़ल्मी के लिए उन्होंने विनिंग रोल्स प्ले किए हैं 2017 में। लेकिन अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें कामरान अकमल की, तो वो उस तरह से नहीं है। बल्कि आप पीएसएल छोड़ दें, अभी जो सेंट्रल पंजाब की टीम थी जो नेशनल T20 हो रहा था, उसमें भी कामरान अकमल ड्रॉप हो गए थे। उसमें भी अखलाक ने जो है वो उनके लिए कीपिंग की। तो एक वो प्लेयर जो कि अपनी डोमेस्टिक टीम के अंदर जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं आ रहा, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पीएसएल में प्लैटिनम में या डायमंड में आए? तो आई थिंक वक्त के साथ साथ है, हर जो प्लेयर है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर मतलब कि उनका डिक्लाइन आता है और एज के साथ साथ है। लेकिन कामरान अकमल की जो सर्विसेज हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए या पाकिस्तान के लिए, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन रिसेंट फॉर्म की बेस के ऊपर आई थिंक एक जो उनकी सिलेक्शन है वो जस्टिफाइड। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अभी इस दफ़ा जैसे अनाउंसमेंट पहले लास्ट ईयर भी की गई थी कि अब पीएसएल पाकिस्तान में होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो लैप्सेस देखे हमने बायोस्फीयर बबल के, आप भी 2-2.5 साल से ट्रैवलिंग में, और मोस्ट लाइकली जब भी पाकिस्तान खेलता है या कहीं भी टूर्नामेंट होता है आप साथ होते हैं, तो आपने लैप्सेस आपने भी ओबियसली ऑब्जर्व किए होंगे, क्या क्या थे, उसको रिपीट क्या क्या करें हम। अभी रिसेंट इंसिडेंट जो फाइनल से पहले भी आया कि बायोस्फीयर बबल को ब्रेक किया गया, आपने देखा होगा कल टीम जो नॉर्दर्न की टीम थी, बल्कि केपी की टीम थी, वो कहीं खाना खाने भी गई और उनको पहले रिजर्वेशन नहीं करवाई गई थी होटल के अंदर, वो टीम बाहर भी आ गई। चलें, ये तो चलो हमारा लोकल था, इसको बेयर कर सकते हैं हम। अगर खुदा ना खास्ता पीएसएल में दोबारा इस तरह के लैप्सेस होते हैं, तो आप समझते हैं कि फिर बहुत ज़्यादा डेंट कर सकती, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आना है, फिर वेस्ट इंडीज़ ने दोबारा आना है, और अब अफोर्ड नहीं कर सकते हम। जी बिल्कुल अफोर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान अब ज़रा थोड़ा सा इस टाइम जो है, इस बार जो है ज़रा थोड़ा स्ट्रिक्ट मेजर्स की तरफ जा रहा है। पहले ये था कि होटल जो है वो उसके कुछ कमरे जो है बुक थे, यहाँ एक उसका जो हिस्सा था वो टीम्स के पास था और बाकी दूसरे भी लोग आ रहे थे। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि इस पीएसएल में पूरा होटल जो है वो कराची में या लाहौर में जहाँ पे मैचेस होंगे, तो पीसीबी जो है वो उसको बुक कर लेगा। तो तमाम टीम्स, उनके ऑफिशियल्स, पीसीबी के ऑफिशियल्स और हो सकता है ब्रॉडकास्ट टीम भी, वो सारी वहाँ पे रुकें ताकि एक टाइट बबल बने, जिस तरह की हमें बाकी कंट्रीज में देखने को मिलता है। फिर दूसरा ये इरफान भाई, उस टाइम जो है पाकिस्तान में केसेस एकदम से ज्यादा होना शुरू हो गए थे। अगर आपको याद हो, मार्च अप्रैल में एकदम से जो है वो सेकंड वेव या थर्ड वेव उस टाइम आ गई थी। अभी अगर आप आज देखें तो आज जो मैं अभी वो ट्वीट्स देख रहा था एनसीओसी के, जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो लेस देन 1%। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में बहुत बेहतरी है। आई नो कि पूरी दुनिया में अभी ओमिक्रॉन का एक स्प्रेड आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो डेथ्स भी हैं वो 6, 7 या 10 से कम हो रही हैं, जो कि एक बड़ी खुशहाल बात है। और आई थिंक सब लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस चीज़ में, और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो उसमें एफर्ट्स हैं, तो आई थिंक इस बार जो है काफ़ी बेहतर होगा। और अब जो है, क्योंकि और फिर जब लास्ट टाइम जब पीएसएल हो रही थी तब किसी भी प्लेयर को वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। अब हर प्लेयर जो है वो डबल वैक्सीनेटेड है, अब तो लोगों को बूस्टर भी लग गए हैं। तो अब इन चीज़ों को हैंडल करना जो है आसान है। अगर किसी का पॉजिटिव केस आता है आप उसको आइसोलेट कर दें और बाकी जो लोग हैं वो खेलते रहे। हमने देखा इंग्लैंड में 100 में ऐसा हुआ, शेन वॉर्न
जॉन जो है उनका पॉजिटिव आ गया था, तो उन्होंने बस उनको जो है आइसोलेट किया, बाकी खेलते रहे, और बाकी जगहों के ऊपर भी ऐसे ही हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अभी बिग बैश हो रही है, एशेज हो रही है, अगर किसी का पॉजिटिव आता है या अगर कोई क्लोज कांटेक्ट है आप उसको आइसोलेट करें और बाकी जो है आप खेलते रहें। वेस्ट इंडीज वाला एक ये सिनेरियो था कि वेस्ट इंडीज के एक तो 9 जो है वो केसेस आ गए, और वो सारे ट्रैवल कर आ रहे थे। हम ये भी नहीं कह सकते कि उनको पाकिस्तान से वायरस लगा, तो 9 तकरीबन, और 6 उनमें प्लेयर्स थे, और फिर सब ने जो है वो वापस जाना था क्रिसमस के लिए। तो उनको ये खदशा था कि अगर जो है हम यहाँ पे फंस गए, मतलब अगर वेस्ट इंडीज की टीम में फंस जाती है तो उनकी क्रिसमस, न्यू ईयर सब जो है वो जाया हो जाएगा। उनके इवन जाके भी कुछ प्लेयर्स को हो गया जी। आई एम श्योर कि अगर ये क्रिसमस और न्यू ईयर के हॉलीडेज ना होते तो शायद वेस्ट इंडीज की टीम ना जाती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और आपको लगता नहीं कि क्या इसको प्लान इस तरह करना चाहिए, ऑल दो कि वी ऑल नो कि इस तरह का टाइट स्केड्यूल चल रहा होता है कि अगर आप वो जिस तरह शुरू में होता था क्वारंटाइन पीरियड 7 डेज या 10 डेज का कर लिया जाए, अगर गॉड फॉरबिड किसी को हो भी जाता है तो वो उसमें पहले नलीफाई हो जाए और फिर उसके बाद आप क्रिकेट स्टार्ट देखिए उसमें फिर ये है कि आपकी जो विंडो है बहुत ज्यादा हो जाती है, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी। अब अगर आप 6 मैचेस खेलने के लिए आ रहे हैं जो कि 11-12 दिन की सीरीज है, उस पे 7 दिन का क्वारंटीन, तो उसमें प्लेयर्स और बोर्ड जो होता है वो उनका एक अग्री करना मुश्किल होता है। और अब हमने देखा है कि अब तो क्वारंटीन वैसे कम होता जा रहा है। न्यूजीलैंड जो कि 14 डेज बड़ा स्ट्रिक्ट क्वारंटीन होता था, उन्होंने भी 7 दिन का कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया तो कुछ उनकी जो स्टेट्स है, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, वहां पे तो क्वारंटीन उन्होंने वैसे ही जो है खत्म कर दी है। अभी शादाब खान खेलने गए हैं बिग बैश, तो उनका सिर्फ 3 दिन का क्वारंटीन है। इससे पहले आंद्रे रसल गए थे तो उन्होंने क्वारंटीन ही नहीं किया। तो आई थिंक चीजें चेंज हो रही हैं। अब हमें वैक्सीन जो है उसके ऊपर हमें जो है ट्रस्ट करना है, हमने उनको ट्रस्ट करना है, एक सिस्टम को ट्रस्ट करना है, को जो है ट्रस्ट करना है। आप देखें अगर दुनिया में कहीं पे केसेस हो भी रहे हैं, अभी इंग्लैंड में 1 लाख केसेस हो गए, लेकिन जो डेथ रेशियो है वो बहुत कम है, या जो लोगों की जो हॉस्पिटल जाने की रेशियो है वो बहुत कम हो गई है। तो आई थिंक कि अब जो है वो क्रिकेट और पूरी दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप कह लेंगे नॉर्मल लाइफ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम पाकिस्तानी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बात करना चाहूँगा सबसे पहले मोहम्मद रिजवान की। रिजवान ने जिस तरह अपनी टोटल इंटायरली गेम चेंज की, कीपर तो वो शुरू से अच्छे माने जाते थे, बट बैटिंग के अंदर बात करते हैं तो जिस तरह एक उनके शुरू में टैग था, ये दायरा भी इससे पार नहीं होता, बट जिस तरह की उन्होंने पावर हिटिंग डेवलप की और जिस तरह की इनोवेशन लेके आए और तमाम तरह की शॉट्स खेलते हैं, और रैम शॉट भी खेलते हैं, स्वीप शॉट भी खेलते हैं। उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता जो मैं पुल मारता हूँ ये पुल है कि स्वीप है क्या है, तो बड़ी खूबसूरत। और मैंने उनका ज़्यादा एडमायरर हुआ था जो उन्होंने सीरीज़, आप भी ओबियसली उसको शायद कवर कर रहे थे, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो T20 सीरीज़ थी, उसमें आपने देखा हमारी पूरी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई थी तीनों मैचेस के अंदर, और ये वाइड सोल्जर के तौर पे हमें नज़र आया और क्या खूबसूरत वो मैचेस के अंदर इनिंग्स खेली इन्होंने। तो उसके बाद हमें लगा कि नहीं, रिजवान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बन चुका है, और उसने फिर उस फॉर्म को छोड़ा नहीं। तो क्या देखते हैं रिजवान की एक तो परफॉर्मेंस और इनके स्टैट्स के हवाले से भी ज़रूर शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ कि क्या क्या इन्होंने इस साल के अंदर अचीव किया। देखें सबसे पहले तो ये आप लोगों ने सुना ही होगा कि दुनिया की हिस्ट्री के पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने एक साल में T20 क्रिकेट में 2000 रन किए और T20 इंटरनेशनल्स में 1000 रन किए। पहले लोग कहते थे कि रिजवान छक्का नहीं मार सकता, तो इस साल उनके सबसे ज़्यादा छक्के हैं। तो आई थिंक एक रोल मॉडल आप कह लें सबके लिए हैं कि जो मेहनत है ना वो इंसान को कहीं पे भी लेके जा सकती है। रिजवान की कोई जर्नी, लोगों ने शायद रिजवान को देखना शुरू किया होगा 3-4 साल पहले PSL में या इस तरह कुछ मैचेस में। रिजवान पिछले तकरीबन 11-12 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। ये 2015 के करीब जो है ये फर्स्ट टाइम, 2013 में बल्कि ये तब वेस्ट इंडीज भी गए थे पाकिस्तान टीम के साथ, इनको मौका नहीं मिला था। मिसबा जो है वो शुरू से इनके एडमायरर थे, वो उनकी कोशिश थी कि इनको मैं किसी तरीके से जो है सेटअप में इन्वॉल्व करूं, और वो इनको लेकर भी आए और फिर इनको ओपन करवाना, और उसके बाद वो मतलब अनस्टॉपेबल हैं। तो आई थिंक सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, और सबसे बड़ी बात यह कि हम देखते थे कि KP रीजन से, खैबर पख्तूनख्वा से नॉर्मली फास्ट बॉलर्स आते थे, तो अब बैट्समैन भी आ रहे हैं, कीपर भी हैं वो, और अब तो कप्तानी भी बहुत अच्छी कर रही है। मुल्तान सुल्तान्स को उन्होंने इस साल PSL में जितवाया। तो आई थिंक एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। और इस टाइम जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अभी आई थिंक काफ़ी जो लोग हैं वो करेंगे, ICC भी करेगा, दुनिया की जो वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो सारा इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, अभी PCB भी करेगा। तो जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है उसके बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं ये, अलॉन्ग विद जो रूट एंड शाहीन अफरीदी, और आप उसमें अश्विन को भी ले आए, रोहित शर्मा भी हैं। तो ये 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका के नाम आ रहा है, और मुझे हैरानगी नहीं होगी कि अगर रिजवान को ये अवार्ड मिल भी। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अच्छा ब्रेक का टाइम हो जाता है, वापस आके मैं बाबर आजम के हवाले से और उसकी फतुहात के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। मदर भाई से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मदर भाई, दूसरा हम जैसे रिजवान की बात की, बाबर आजम की भी कुछ बात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ODI के नंबर 1 बैट्समैन बने और अभी दोबारा उन्होंने अपनी पोजीशन
डेविड मलान के साथ नंबर 1 T20 बैट्समैन भी बन चुके हैं। अब इसमें एक तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस को एज ए कैप्टन भी आप ज़रूर बताइए और एज ए प्लेयर भी आप बताइए, और दूसरी एक चीज़ ये है जो मेरा इसमें स्ट्रांगली बिलीव है कि हमें पाकिस्तान को एक नुकसान ये हो रहा है, आप स्टैट्स के साथ उसको फिर सेकंड भी मेरा ख्याल है करेंगे कि बाउंड्रीज़ का जो फिगर है पावर प्ले के अंदर, मैंने वर्ल्ड कप के अंदर भी काफ़ी मेरे क्रिकेटर्स के साथ भी मैं इंटरव्यूज़ करता रहा, बात होती रही, उन्होंने कहा जी ये बेस्ट कम्बिनेशन है हमारा एज ए ओपनर और पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर कम्बिनेशन ही, हमारा अपना मानना ये है। बट हमने स्ट्राइक रेट की अगर बात करते हैं तो दोनों का स्ट्राइक रेट इनिशियली एक 10-15 तक रहता है पावर प्ले के अंदर, उसके बाद थोड़ा सा ये गेन करते हैं और सम हाउ फिर 125-130 तक एवरेज रहता है और फिर आखिरी आफ्टर द 10 ओवर्स ये उसको फिर इम्प्रूव करते हैं। खासतौर पर रिजवान थोड़ा ज़्यादा गेयर अप कर लेता है क्योंकि वो बड़ी शॉट्स भी लगाता है। बाबर से उस तरह की पावर हिटिंग नहीं होती, वो 130-140 तक रहते, बट रिजवान 150 के करीब चले जाते हैं लेटर ऑन। बट उसमें आपका जो पार स्कोर है वो मैक्सिमम 170-180 से ऊपर नहीं जाता, बिकॉज जो क्रिकेट हो चुकी है, जिस तरह हमने सेमीफाइनल में भी हम ट्रैप हो गए छोटी टीमों के खिलाफ, तो ये बड़ा अच्छा है क्योंकि आपके पास बॉलिंग लाइन बड़ी अच्छी है, शाहीन है, हसन है, शादाब फिर आ जाते हैं, तो बॉलिंग लाइन आपकी टारगेट कर लेती है। बट ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, न्यूजीलैंड की इवन बात कर ले या इंडिया की बात कर ले, नॉर्मली ये टीमें इतना छोटा स्कोर नहीं करती T20 की जो क्रिकेट होगी, या इंग्लैंड की बात करें तो एक तो आप बाबर का बताइए और दूसरा इनके जो पावर प्ले के अंदर यूटिलाइजेशन है वो कितना पाकिस्तान को क्या डेंट कर रही है इन टर्म्स ऑफ शर्जील, और अगर फ़खर हमारे पीछे ऐसे बैट्समैन जो पावर हिटर हैं, अब तो हैदर भी आ गए हैं, लेकिन चले ओपनर की हम बात कर ले, दो प्रॉपर ओपनर जो कई सालों से चल रहे हैं। देखिए इरफान भाई, इसमें मेरा ये है कि क्रिकेट के अंदर ना वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप कहाँ पे खेल रहे हैं, किन कंडीशंस में खेल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बाबर और रिजवान का जो ओपनिंग पेयर है ना, वो यूएई में दुनिया का सबसे बेस्ट ओपनिंग पेयर है अगर आप यूएई में खेल रहे हैं, क्योंकि यूएई में आपका जो पार स्कोर होता है वो 170 से ऊपर नहीं जाता। जो सेमीफाइनल था वो एक बिल्कुल डिफरेंट केस था, वो एक वन ऑफ चीज़ थी और उसमें भी आप देखेंगे पाकिस्तान जीत सकता था, वो तो एंड पे अब शाहीन अफरीदी को 3 छक्के पड़ गए, आपका एक कैच ड्रॉप हो गया, एक बिल्कुल ही हफीज़ का इतना बुरा दिन जा रहा था कि उन्होंने अपनी करियर में पहली बार नो बॉल कर दी, उससे पहले कभी उन्होंने नो बॉल नहीं की, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लैप्सेस हुए। लेकिन आई थिंक कि अगर आप यूएई में खेल रहे हैं तो बाबर और रिजवान का ओपनिंग पेयर ठीक है। अगर आप 150-160 चेज कर रहे हैं कहीं पे भी, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, वहां पे भी बाबर और रिजवान का ओपनिंग पेयर ठीक है। लेकिन जो आपने बात की, अगर आप किसी ऐसी कंडीशंस में चले जाएं जहां पे कि आपकी बैटिंग फर्स्ट आ जाए और पिच जो है वो 200 वाला हो, वहां पे फिर आई थिंक थोड़ा पाकिस्तान को जरा टेक्निकली सोचना होगा और इनको स्प्लिट करना होगा। उसमें यह है कि आप लेट्स से फखर और रिजवान के साथ आप कर लें, ओपन कर लें, और अगर तो फखर जल्दी आउट हो जाते हैं तो आप हैदर को 3 पे भेज दें, अगर रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं आप बाबर को 3 पे भेज दें। तो आपने ये देखना है कि आपके जो अगर आप बैटिंग करें तो पार्टनरशिप में एक ऐसा बैट्समैन हो जो कि पावर हिटिंग कर सकता हो शुरू से, बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक के जिस तरह वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है तो वहां पे हमें 170 प्लस वाली कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, तो वहां पे आई थिंक पाकिस्तान को इस चीज के बारे में सोचना होगा। हाँ, अगर आप यूएई में खेल रहे हैं, पाकिस्तान में खेल रहे हैं, चेस कर रहे हैं 150-160, तो आप बाबर रिजवान से कर लें ओपन। लेकिन जहां पे 200 वाला होगा, बैटिंग फर्स्ट है, तो वो आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान को चेंज करना होगा। अच्छा, ये मेंटेलिटी आप तो बहुत क्लोजली टीम के साथ, जैसे मैंने कहा, ट्रैवल करते हैं और देख रहे हैं, ये क्या स्टेट ऑफ माइंड है कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी है कि विनिंग कम्बिनेशन को नहीं छेड़ना, और सबका मानना ये था हम एनालिस्ट का कि अगर आपकी विनिंग चले, ओबियसली आप विनिंग को नहीं छेड़ते। हसन अली आउट ऑफ फॉर्म था, हमारा सबसे प्राइम बॉलर रहा है और बड़ी फतूहात है उसकी, बट अगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं परफॉर्म करा तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ में दूसरे लड़के अवेलेबल थे, तो ये बैटिंग के अंदर भी ऑल्टरेशन ना करना अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन। इसी तरह बॉलिंग को भी आपने दूसरी टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए, मेरा मानना यह है कि सेमीफाइनल में अगर नवाज को खिला दिया जाता, पाकिस्तान यूई की कंडीशन के अंदर 2 स्पिनर के साथ जाता, ऑस्ट्रेलिया किसी सूरत में ये टारगेट चेज नहीं कर सकता था। तो अगर आपको नहीं लगता कि ये बहुत रिजिड अप्रोच है, बड़ी ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं हम कि जी हमने बस विनिंग कम्बिनेशन को नहीं छेड़ना और जो बैटिंग लाइनअप है उसी पे जाएंगे, जैसे आसिफ अली को हमने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 5वें नंबर पे बुलाया। आई थिंक वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हुआ था क्योंकि शुएब मलिक ने उससे पहले मैच में 18 गेंदों पे 50 किया था जी। और आसिफ लेकिन अली, ऑपोजिशन तो देखनी चाहिए ना। नहीं, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि 18 गेंदों पे 50 किया था और आसिफ अली ने 7 गेंदों के ऊपर मैच जितवाया था, लेकिन दोनों की जो बारी है वो 19वें और 20वें ओवर में आई थी। तो अब जिस तरह जैम्पा थे वो स्पिनर्स को जो है, जहाँ मलिक जो है स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, जहाँ पे जैम्पा थे वहां पे मलिक को भेज देना चाहिए था, और जब फास्ट बॉलर आए थे तो आप आसिफ अली को 3-4 ओवर देते हो। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ कि वहां पे थोड़ा सा पाकिस्तान को अपना बैटिंग कॉम्बिनेशन
चेंज करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, क्योंकि नॉर्मली देखें बाबर और रिजवान की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। 150 रन की उन्होंने 4 बार पार्टनरशिप की है, तो इस चीज से जो है ना वो हटना बड़ा मुश्किल काम है। ये कोई बहुत ही एक आप कह लेंगे ब्रेव डिसीजन होगा कि कोई ये कहे कि यार इन परफॉर्मेंसेज के बाद जो है हमें इनका जो पेयर है उसको हमें स्प्लिट करना चाहिए। और एक दो बार पाकिस्तान ने ट्राई भी किया, जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी उसमें बाबर आजम 3 के ऊपर आ गए थे। तो आई थिंक ठीक है, पाकिस्तान के लिए एक लर्निंग कर्व था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के 8 प्लेयर्स जो हैं वो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे थे, T20 वर्ल्ड कप, इंक्लूडिंग योर कैप्टन बाबर आजम। तो सब यंग टीम है, शाहीन अफरीदी भी अभी 22 साल उनकी एज है। तो आई थिंक एक उनके लिए लर्निंग प्रोसेस था और होपफुली नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जो है हमें वो काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बुरा परफॉर्म नहीं किया, मतलब कि 5 मैचेस ग्रुप मैच जीतना, इंडिया को 10 विकेट से हराना, तो एक पाकिस्तान की ओवरऑल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, थोड़ी सी मैं साथ साथ सारी बातें करते चले जाते हैं, इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इंडिया की ये र्यूमर 2 साल पहले आना शुरू हो गए थे कि कुछ प्लेयर्स जो हैं इंडिया के वो रिवॉर्ड कर रहे हैं कोहली के अगेंस्ट, क्योंकि उनका था मानना कि इसके एटीट्यूड का और दूसरी चीज़ों का मसला था। और हमने कैप्टनसी के अंदर देखा कि वो बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे थे और प्रेशर वर्ल्ड कप से पहले ही बिल्ड होना शुरू हो गया और उनको वर्ल्ड कप से पहले अनाउंस करना पड़ा कि ये मेरा एज ए कैप्टन लास्ट वर्ल्ड कप होगा। 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, वो कुछ सेंचुरी भी स्कोर नहीं कर पाए। और अब जिस तरह का इंडिया का बोर्ड है, बाकी वो हमारी निस्बत बड़ा प्रोफेशनल वो चलते हैं, बट जैसे उनसे ओडीआई की कैप्टनसी भी ली गई। अगर कोहली की स्टेटमेंट देखें तो कोहली कह रहा है मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया। अगेन कोहली कह रहे हैं उनके चेयरमैन के नहीं हमने बात की थी, इसने हमें हमारे कहने के बावजूद उसने रिटायरमेंट ली T20 से। तो एक बहुत ज़्यादा उनके दरमियान गैप नज़र आ रहा है कैप्टन और पीसीबी उनके जो बीसीसीआई के चेयरमैन के अगेंस्ट। तो आप क्या लगता है कि क्या कोहली के लिए वाकई मुश्किलात बहुत ज़्यादा बनती चली जा रही है और अब ये फ्यूचर में अब नया कैप्टन ही कंफर्म नज़र आ रहा है कि शर्मा ही चलेंगे? देखें, मेरा ख्याल है कि विराट कोहली की जो T20 की अगर आप उनका पूरा करियर भी देखें ना, तो वो उस तरह से उन्होंने T20 क्रिकेट को डोमिनेट नहीं किया जिस तरीके से वो वनडे क्रिकेट को करते हैं या टेस्ट क्रिकेट को करते हैं। वनडे क्रिकेट में शायद वो दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन है। मैं पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आई नो कि पास में बड़े ग्रेट प्लेयर्स आए हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट की थी वो उस तरीके से T20 में नहीं थे। इवन जो उनके IPL है वो आप देखें, RCB को भी उन्होंने कोई टाइटल नहीं जितवाया था। तो शायद वो एक चेंज चाह रहे थे। और हमें पता है कि पाकिस्तान ये जो सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है, यहाँ पे जो है वो 3 या 2 डिफरेंट कैप्टन्स होना जो है, बल्कि 3 डिफरेंट कैप्टन्स होना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो आई थिंक कि उनकी प्लानिंग फिर ये थी कि जो वाइट बॉल है उसके अंदर वो एक ही तरह के मतलब कैप्टन्स हों और विराट कोहली जो है वो टेस्ट क्रिकेट में कंसंट्रेट करें। तो इस वजह से उन्होंने रोहित शर्मा को वनडे और T20 दोनों का कैप्टन बना दिया। तो आई थिंक ये सर एक जरा सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है और यहाँ पे हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब विराट कोहली, आई नो कि हम बात करते हैं कि इंडिया बहुत देर से टाइटल्स नहीं जीता, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि विराट कोहली ने जो है वो कितनी चीजों में कप्तानी की। एक उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी की, एक उन्होंने वर्ल्ड कप में की, सेमीफाइनल में बारिश हो गई और वो मैच रिजर्व डे पे चला गया, और अब ये एक T20 वर्ल्ड कप। तो सिर्फ 3 इवेंट्स हैं, उनमें भी 2 में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक आए, ठीक है, पाकिस्तान ने उनको हरा दिया, पाकिस्तान का वो अच्छा दिन था, पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, और फिर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। तो आई थिंक ये उनका पहला एक टूर्नामेंट था जिसमें आप कह सकते हैं कि इंडिया ने काफी खराब परफॉर्म किया। लेकिन वही बात कि हमारे यहाँ पे जो रिएक्शन है ना वो कुछ ज्यादा आ जाता होता है। चलें, बिल्कुल ठीक है। चलें, इसके बाद अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके आपसे करंट क्रिकेट और PSL के हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। मदर भाई आपसे कुछ मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, हमने बात की पाकिस्तानी इस साल की परफॉर्मेंस के हवाले से और हमने देखा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ली और हाईएस्ट मैचेस भी जीते इस साल। एक तो स्टैट्स वो शेयर करें, पाकिस्तान कितने मैचेस T20 जीता, लेकिन T20 में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हैं, बट ODI और टेस्ट में इस तरह नहीं। ओवरऑल कैसे पूरे साल की अगर आप इस परफॉर्मेंस को देखते हैं तो कैसे समराइज़ करते हैं? आई थिंक पाकिस्तान का ये जो साल है ना, रिसेंट ईयर्स में आप कह लेंगे वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स है। क्योंकि एक तो T20 में जिस तरह आपने जिक्र किया कि 20 T20 इंटरनेशनल जीतना जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और सेमीफाइनल तक भी गए, उसमें बस एक मैच अब क्लोज हारे। ग्रुप मैचेस में सारे मैचेस जीते, वेस्ट इंडीज़ को जाके वेस्ट इंडीज़ में हराया। इंग्लैंड के साथ वो जो सीरीज़ थी वो हार गया, लेकिन एक वो जो है काफ़ी क्लोज सीरीज़ थी। फिर आप देखेंगे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, जिम्बाब्वे को हराया, बांग्लादेश को उनकी कंडीशंस में 3-0 हराना, और अभी वेस्ट इंडीज़ को भी फिर 3-0 हराया। तो आई थिंक कि T20 में तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा साल गया। वनडे क्रिकेट पाकिस्तान ने ज़्यादा खेली नहीं है, सिर्फ 2 सीरीज़ हुई। एक सीरीज़ थी साउथ अफ्रीका के साथ जो पाकिस्तान जीता, जिसमें फ़खर जमान ने 193 किया, बाबर आजम ने भी सेंचुरी की थी, वो अच्छी सीरीज़ थी। साउथ अफ्रीका की जो पहले 2 मैचेस में जो है उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम भी थी,
और फिर उसके बाद एक पाकिस्तान बुरी सीरीज हारा इंग्लैंड से 3-0। टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो एक शुरू में जो एक टेस्ट मैच हुआ था न्यूजीलैंड में, अगर आप उसको निकाल दें, उसमें बाबर आजम कैप्टन भी नहीं थे, इंजर्ड थे, तो जो 8 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम ने जो कप्तानी की है, 7 मैचेस पाकिस्तान जीता है जी, और सिर्फ एक मैच हारा है, और वो भी 1 विकेट से हारा है। बड़ा क्लोज मैच था, उसमें भी हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया, हसन अली ने और एक अब्बास ने, दोनों ने कैच तो ड्रॉप किया। वो आई थिंक लेकिन फिर सेकंड मैच में कमबैक किया उन्होंने। हसन अली ने इस साल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट क्रिकेट में। शाहीन अफरीदी की विकेट्स, अगर हम दुनिया में फास्ट बॉलर्स की बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो 2021 में शाहीन अफरीदी से ज़्यादा किसी भी फास्ट बॉलर की विकेट्स नहीं है। तो आई थिंक ये जो साल है पाकिस्तान का बहुत अच्छा रहा है। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से खासतौर पर मैं कहूँगा कि हमने काफ़ी अच्छी क्रिकेट देखी। बांग्लादेश वाला जो मैच था, जो सेकंड मैच था, कि 300 के ऊपर आपने इनिंग्स डिक्लेयर की और 1.5 दिन के अंदर आपने उनको 2 बार आउट कर दिया। आखिरी दिन पे टेस्ट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी टीम ने डे 5 के ऊपर टेस्ट मैच में 13 विकेट्स लेके मैच जो है वो जीता। वेस्ट इंडीज पहले भी हमारे पास ही है कि लास्ट डे के अंदर 300 पर अबव चेस किया था हमने यूएई के अंदर। जी, जो श्रीलंका वाला मैच था शारजा में। तो आई थिंक एक हमें इंटेंट नजर आई है पाकिस्तान की तरफ से, कुछ मुझे भी याद है। जी बिल्कुल। उसमें 302 रन पाकिस्तान ने चेस किए थे 2 सेशंस में। तो पाकिस्तान ने जो है ना, पहली बार ऐसा फील हुआ है। नॉर्मली होता ये था कि आप डिफेंसिव हो जाते थे कि चलो ठीक है, आप सीरीज जीत गए हैं तो अब मैच ड्रॉ की तरफ जाते हैं। ऐसे ही। लेकिन अब क्योंकि चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी होते हैं, 12 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, और पाकिस्तान की टीम ये कहा जा रहा है कि फेवरेट भी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अगली सीरीज है वो होम कंडीशंस में है। तीनों सीरीज जो हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और इंग्लैंड के साथ, और एक जो अवे सीरीज है वो श्रीलंका में है। तो ये बहुत से लोग, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस दफा पाकिस्तान लोग तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का भी फाइनल हो सकता है, क्योंकि इंडिया की भी जो है उनकी टेस्ट परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड को सीरीज हराई है, इंग्लैंड में भी वो 2 टेस्ट मैचेस जीत गए थे। तो आई थिंक एक काफी फैंस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर पाकिस्तान इंडिया का इसमें फाइनल हो जाए। जी इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं इस पे ऐसा ही हो। अच्छा, थोड़ा सा मैं फास्ट बॉलिंग के ऊपर बात करना चाहूंगा। जैसे हमने देखा कि शाहीन हाईएस्ट विकेट टेकर है और बड़ी आउटस्टैंडिंग तीनों फॉर्मेट में बॉलिंग कर रहे हैं। हसन की भी इसी तरह हमने बात की। शादाब भी अच्छी फॉर्म में वापस आ गए वर्ल्ड कप में, उससे पहले उनकी फॉर्म साल डेढ़ से अच्छी नहीं थी। इमाद का थोड़ा सा बैड पैच चल रहा है, बट उनकी जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है नवाज को तो वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बॉलिंग हमारी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है हमारी डेथ बॉलिंग। न्यू बॉल के साथ शाहीन हमेशा विकेट लेते हैं, बट डेथ बॉलिंग में हमने जब भी देखा इन पर जब अटैक हुआ तो इन्होंने बड़े रन्स कंसीड किए। अगर साउथ अफ्रीका के हम सारे मैचेस उठा के देख लें तो जब इन पे अटैक होता था इन्होंने बड़े ज़्यादा रन स्कोर किए, 200 होते रहे इनके अगेंस्ट। वो दो के पाकिस्तान ने चेस किए, बट रन्स बड़े कंसीड किए इन्होंने। इवन हमने जिम्बाब्वे में भी इनके खिलाफ इनकी हिटिंग होते हुए देखी, फिर इसी तरह बाकी सीरीज इंग्लैंड के अंदर बहुत स्कोर हुआ इनके अगेंस्ट। तो क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है हमारी फास्ट बॉलिंग के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक है, जिसके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा कंसर्न अवेलेबल है? आई थिंक थोड़ा सा ना यहाँ पे हमें टेक्टिकली देखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक जो बॉलर है वो पावर प्ले में अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आप वो डेथ ओवर्स का भी अच्छा बॉलर हो। अब इस टाइम पूरी दुनिया के जो बेस्ट बॉलर्स हैं, आप मार्क वुड को ले लें, मिचेल स्टार्क को ले लें, क्रिस जॉर्डन को ले लें, शाहीन अफरीदी को ले लें, इनका जो डेथ ओवर्स का इकोनॉमी है वो 10 के करीब पहुंचना शुरू हो गया है। आप देखेंगे स्टार्क को भी आखिरी ओवर्स में फ़खर जमान ने ठीक ठाक उसकी धुलाई की थी, फिर क्रिस जॉर्डन ने जो है वो सेमीफाइनल में उनसे भी बॉलिंग नहीं हुई। तो आई थिंक एक थोड़ा मुश्किल भी रोल है, और मेरा ख्याल है कि आपने ये देखना होगा कि आपके उस फेज के लिए बेस्ट बॉलर्स कौन है। मैं तो ये समझता हूं कि अगर शाहीन अफरीदी शुरू में अच्छी बॉल कर रहे हैं, नया बॉल, आप उनको शुरू में 4 ओवर, आई नो कि बहुत से कोचेज एनालिस्ट मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को ट्राई तो करें। आप 4 ओवर्स उनसे करवा दें और आखिरी जो 4 ओवर्स हैं उसमें आप हारिस रऊफ को लेकर आप हारिस रऊफ का अगर शुरू का इकोनॉमी देखें तो वो 9-10 का है, लेकिन आखिरी में जाके उसका इकोनॉमी 8 का हो जाता है, तो वो बेहतर बॉलर है डेथ ओवर्स का। तो आई थिंक ये थोड़ा सा पाकिस्तान को देखना होगा कि आप हारिस रऊफ को मैक्सिमम यूज करें डेथ ओवर्स में और शाहीन अफरीदी को मैक्सिमम यूज करें आप पावर प्ले में। तो ये थोड़ा टैक्टिकली है, लेकिन अब जिस तरीके से डेटा आ गया है, एनालिसिस आ गए हैं, पहले तो लोगों को यही नहीं पता चलता था कि हारिस रऊफ ने कहां पे बॉलिंग करनी है, उसको ड्रॉप करने के चक्कर में थे। लेकिन अब वो डेटा देख के टीम्स को सबको आइडिया हो गया कि नहीं भाई, हारिस रऊफ डेथ ओवर्स का बहुत अच्छा बॉलर है, वहां पे 8 की अगर इकोनॉमी है तो बहुत जबरदस्त इकोनॉमी है उस फेज के लिए। तो आई एम श्योर कि आगे हम देखेंगे कि हो सकता है कि शाहीन जो है वो मोस्टली ओवर्स जो है शुरू में करें और आखिरी ओवर्स जो हैं वो फिर हारिस रऊफ करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने आका जावेद का भी इंटरव्यू किया, अभी रिसेंटली उनसे बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि शुरू से जब मैंने उसको प्रिपेयर किया या वो बिग बैश के लिए भी गया तो मैंने उसको यही कहा कि तुम डेथ ओवर के बॉलर्स हो, और इन्होंने कहा कि वकार यूनुस ने उसको डेथ बॉलिंग छोड़ के नई बॉल के साथ करवानी शुरू कर दी, उसकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस ख़राब होगी। और लोग कहते हैं, मेरे से पूछते हैं कि ये क्या हो गया, तुमने कैसा बॉलर तैयार किया, तो ये रीज़न जैसे आपने कहा कि वो है ही डेथ बॉलर का हो। तो आपको लगता है कि ये किसी प्लेयर को बनाने या ख़राब करने के लिए ऐसे जान के एक्सपेरिमेंट होते हैं, या
एक बिल्कुल ही आउट ऑफ ब्लू एक ऐसा माइंड स्टेट ऑफ माइंड में चीज ले आते हैं और इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। नहीं देखें, जानबूझ के कोई भी नहीं करता, हर एक की कोशिश होती है कि आप आकब साहब ने यही कहा कि ये आप नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप देखें कि हसन अली की जो परफॉर्मेंस है इस साल टेस्ट क्रिकेट में और शाहीन अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है, तो उसका क्रेडिट भी तो वकार यूनुस को जाता है ना। मतलब कि हम तो जब प्लेयर की खराब परफॉर्मेंस होगी हम तभी जो है कोचेस की तरफ जाते हैं। अब 19 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के 2 बॉलर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 40 आउट किए हैं। शाहीन अफरीदी ने भी 40 आउट किए और हसन ने। इससे पहले 2002 में शुएब अख्तर और वकार यूनुस ने किए थे। तो कोई तो फिर चेंज आई है ना। फिर आप लोगों से पूछें, नसीम शाह को अभी तक मौका नहीं मिला, लेकिन आप लोगों से पूछें, इस टाइम हर कोई ये कह रहा है कि नसीम शाह नेट्स में और वैसे जो है वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। हमने सीपीएल में भी देखा कि उसमें काफ़ी हमें चेंज नजर आया। वो भी एक कम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है कि पाकिस्तान उस तरफ नहीं जा रहा। आई एम श्योर कि नसीम शाह हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट खेलते हुए भी दिखाई देंगे। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसने अगर इस साल अच्छा परफॉर्म किया है तो उसमें वकार यूनुस को भी क्रेडिट जाता है। ठीक है, कुछ आप जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। जो आप बात करें हारिस रऊफ अली, वो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि हारिस रऊफ को पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर आप ये देखेंगे जब अगली टीम आपकी धुलाई कर रही हो ना, जिस तरह लियम लिविंगस्टन ने जो छक्के मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपको कई चीजें भूल जाती हैं। जब आपके किसी एक मेन बॉलर को जो है वो 15-20 रन पड़ जाए तो फिर आप एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं कि चलो यार ये हारिस रऊफ जो है वो विकेट टेकर है, उसको लेकर आए। मैं उस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा, गलत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें हो सकती हैं। तो आई थिंक हमने पॉजिटिव्स को भी देखना है, नेगेटिव्स को भी देखना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्रिकेट में क्या होता है या ओवरऑल हमारे मुल्क में, कि बल्कि पूरी दुनिया में, कि हम जो है वो नेगेटिव्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और प्लेयर्स के पॉजिटिव्स को भूल जाते हैं। जैसे हारिस रऊफ का पॉजिटिव था उसकी डेथ बॉलिंग, लेकिन लोग उसके बस शुरू के ओवर्स के पीछे पड़े हुए थे कि ये क्या सिफारशी है, टेप बॉल का बॉलर है, ये कहां से टीम में आ गया है। अब वो आपका मैच विनर बना हुआ है। वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच था। इंडिया के अगेंस्ट जो उसने एंड पे एक ओवर किया था जिसमें सिर्फ उसने 3-4 रन दिए थे, वो बड़ा गेम चेंजिंग ओवर था। तो आई थिंक अच्छी बात है। और देखिए इरफान भाई, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सारी एक यंग टीम है। अभी बाबर आजम अभी भी 27 साल के हैं, उनको भी 2 साल भी नहीं हुए कप्तानी करते हुए। तो आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं और ये जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं बहुत जल्दी सीख रहे हैं। अभी ईन बिशप जो है वो कमेंट्री कर रहे थे वेस्ट इंडीज की जो सीरीज थी, आप देखेंगे वो शाहीन अफरीदी को जिस तरीके से उन्होंने डिस्कस किया है कि शाहीन अफरीदी का डेब्यू जो है वो 2018 में हुआ है और प्रॉपर्ली उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया 2019 में किया है। तो 2 सालों में जो है वो इस टाइम दुनिया में नंबर 3 के ऊपर आ गए टेस्ट रैंकिंग्स में। इतनी जल्दी कौन जो है वो मतलब कि इस पोजीशन के ऊपर आता है। आप रिजवान को देखें कितनी जल्दी उन्होंने पिक किया चीजों को, बाबर उसकी एग्जांपल है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान की टीम को मौका दें, इन पे प्लेयर्स पे आप ट्रस्ट करें, कोचेस पे आप ट्रस्ट करें, पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। चीजें काफी पूछनी थी लेकिन टाइम की किल्लत है। लास्ट नोट पे मुझे बताइए कि पीएसएल की टीमों में आपको लगता है कि काफी लड़के जो थे जो लास्ट पीएसएल का पार्ट थे वो नहीं अभी बन पाए, जिसमें सुहेल खान की बात करें, जुनैद खान भी नहीं है, इमाद भट्ट नहीं है, काफी लड़के इस तरह के अगर हम लिस्ट देखेंगे तो 15-20 लड़के मैं देख रहा था जो अच्छे T20 नेशनल T20 कप में भी थे और लास्ट पीएसएल में थे और किसी तरह भी T20 क्रिकेट से आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बट उनको इस पीएसएल में पिक नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि टीमें 1-2 होनी चाहिए और आपको क्या लगता है कि इसको, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी अब पीएसएल है और इसी से अनफॉर्चुनेट है काइजन ट्रॉफी से आपको लड़के लेने चाहिए बट हम पीएसएल से ही लेते हैं और दुनिया की सेकंड बड़ी लार्जेस्ट ब्रांड बन चुकी है ये। अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें तो लीग क्रिकेट के हवाले से, तो क्या क्या चेंजिंग आपको लगता है एज ए क्रिकेट एनालिस्ट इसमें अभी पॉसिबिलिटी है होनी चाहिए? देखें इरफान भाई, मेरा ये ख्याल है कि जो पीएसएल है ना वो अभी 6 टीम्स, आई नो के कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब जाहिद महमूद भी आप देखेंगे किसी टीम में पिक नहीं हुए, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। यासिर शाह भी पिक नहीं हुए, तो कई आपके जो अच्छे बॉलर्स हैं या प्लेयर्स हैं वो पिक नहीं हो रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि 6 टीम्स जो हैं वो अभी तक आपके लिए ठीक है, क्योंकि अगर आप 6 की को 7 कर देंगे ना तो आप देखेंगे आपको फिर 5 ओवरसीज प्लेयर्स भी चाहिए होंगे मजीद, बल्कि 5 से भी शायद आपको ज़्यादा चाहिए हो। और अभी हम देख रहे हैं कि ओवरसीज प्लेयर्स मुश्किलात हो रही हैं। फैफ डुप्लेसी भी नहीं आए, मोइन अली भी नहीं आए, क्रिस लिन भी नहीं आए, सुनील नारायण नहीं आए और सुनने में आ रहा है कि ये लोग जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं। तो आई थिंक कि अभी जो पीएसएल को जो चीज़ करने की ज़रूरत है, आप अपना फाइनेंशियल मॉडल थोड़ा उसको चेंज करें। आप जब तक प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, आपने उस सैलरी ब्रैकेट को जो है वो इंक्रीज करना है। कम से कम एक प्लेयर को जब 3-4 लाख डॉलर मिलेंगे तभी जो है ये ग्लेन मैक्सवेल हो गए, जॉस बटलर हो गए, जॉनी बेस्टो हो गए, इस तरह के प्लेयर्स तब आएंगे, वो भी अगर अवेलेबल हों। अभी जो है वो सैलरी ब्रैकेट मैक्सिमम अगर 2 लाख डॉलर तक है तो, और उसी दौरान अगर उनको किसी और लीग से 2.5 लाख डॉलर मिल रहे हैं जो कि अभी हो गया बीपीएल में, अभी वो एमिरेट्स लीग में ये कहने लगा था कि अभी उसका इतना बड़ा हिट पड़ेगी हमें कि आगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये पहला सीजन होगा और उसके बाद हमेशा आगे सुनने को मुझे यही आ रहा है कि वो सेम ब्रैकेट में हुआ करेगी जो पीएसएल की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो ब्रैकेट ना, सारे ऑनर है भी आईपीएल के, देखें अगर वो वाली विंडो ना भी हो
तो अगर एक प्लेयर ने उस 2-3 महीने में, अगर ऑब्वियसली एक प्लेयर ने फैमिली को भी टाइम देना है, उसने सब कुछ देखना है, अगर उसने उन 2-3 महीनों में एक ही लीग खेलनी है और अगर उसको एमिरेट्स लीग में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वहां पे जाएगा। हाँ, तो आई थिंक अभी जो ये जो फाइनेंशियल मॉडल है, जो आपके सैलरी पर्स है, हर टीम के पास अभी $1.1 मिलियन है, इसको थोड़ा इंक्रीज करने की जरूरत है। और आप जब तक किसी अपने जो मार्की प्लेयर्स हैं, दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, जब तक आप उनको $3-4 लाख नहीं देंगे तो वो नहीं होगा। 6 टीम्स आई थिंक अभी तक काफी हैं। आई नो के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो नहीं पिक हुए, लेकिन आप देखेंगे एक नई टीम बनाने के लिए आपको 20 प्लेयर्स भी चाहिए होंगे, तो वो 20 प्लेयर्स कहाँ से आएंगे? आपका फिर जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो भी थोड़ी सी खराब हो जाएगी। अभी पीएसएल में बहुत अच्छी क्वालिटी है, हमें जो कंपटीशन देखने को मिलता है, तो आई थिंक अभी तक तो ठीक है। फ्रेंचाइज ओनर्स के इश्यूज भी अभी काफी ज्यादा मसले मसाइल भी नहीं, अभी तो आई थिंक फ्रेंचाइज ओनर्स काफी खुश हैं, क्योंकि जो अभी इन्होंने सारा जो एक जो फाइनेंशियल प्लान था उसको जो रिवाइज किया है, और फिर जो टीवी राइट्स की डील है वो बहुत अच्छी हुई है। 50% मोर देन मतलब कि जो पहले से थे उसमें 50% आया इंक्रीज, और जो स्ट्रीमिंग डील है वो 175% उसमें इंक्रीज हुआ है। टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है रिन्यू हुई है, उसकी भी अच्छी प्राइस मिली है। तो सारा वो एक पूल में जाता है जो कि फ्रेंचाइज में पैसा डिवाइड होता है। तो और अब हम दुआ करते हैं कि पूरी पीएसएल जो है वो पाकिस्तान में हो, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी पीएसएल नहीं है जो कि कंप्लीटली पाकिस्तान में हुई हो। अगर हुई भी है तो वो ब्रेक के बाद हुई थी, जिस तरह लास्ट सेकंड लेग जब वो कराची में हुई थी नवंबर में। तो आई थिंक ये सारी लीग हो पाकिस्तान में। और फिर अब हम देख रहे हैं कि इस बार टीवी चैनल ने जो है वो आके राइट्स लिए हैं। पहले होता ये था कि एक कंपनी जो होती थी वो राइट्स लेती थी और आगे उसको बेचती थी। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान में जो है वो एक टीवी चैनल ने जो है वो राइट्स लिए हैं। तो आई थिंक ऐसा ऐसा पीएसएल की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, और फ्रेंचाइज ऑनर्स भी जो हैं वो आई थिंक काफ़ी खुश होंगे। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट इससे फ्लरिश करे, और इसी तरह पाकिस्तान इस जो एक स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली एक ही बची है हमारे पास, वो इसी तरह ग्रो करते रहे, अपना नाम पैदा करे। मदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अस। लेकिन आपने मदर अरशद की बड़ी खूबसूरत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू सुनी, और इनके स्टैट से तो हमेशा हम सुनते आते हैं, और आज हम लाइव इनकी बात सुनी, और मेरा ख्याल है आपने बहुत आज का शो एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।